वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन है, the desensitization method is utilized successfully by clients experiencing phobias. This method focuses on। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें। डिसेंसिटाइजेशन विधि का उपयोग फोबिया का सामना करने वाले ग्राहकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। यह विधि पर केंद्रित है या किस विधि पर केंद्रित है आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा फ्रेंड्स, इमेजरी। ऑप्शन सी राइट होगा, कल्पना। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। डिसेंसिटाइजेशन विधि का उपयोग क्लाइंट द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। डिसेंसिटाइजेशन का उपयोग या विधि का उपयोग क्लाइंट द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है जो फोबिया का अनुभव करता है। यह विधि कल्पना अर्थात इमेजरी पर केंद्रित होती है। डिसेंसिटाइजेशन एक व्यवहारिक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डर, चिंता, विकार और फोबिया के इलाज में किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए व्यक्ति किसी प्रकार के विश्राम अभ्यास में लगा रहता है और धीरे धीरे किसी वस्तु या स्थान की तरह चिंता पैदा करने वाले उत्तेजना के संपर्क में आ जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए व्यक्ति किसी प्रकार के विश्राम अभ्यास में लगा रहता है और धीरे धीरे किसी वस्तु या फिर स्थान की तरह चिंता पैदा करने वाले उत्तेजना के संपर्क में आ जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े उसके बाद ही आंसर दें, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि अ 34-year-old फीमेल हैज़ 3 month history of disturbed sleep with early morning awakening, decreased appetite, lethargy, multiple body pains, feelings low and worthlessness. Most appropriate treatment in this case will be। क्वेश्चन कह रहा है कि 34 वर्ष की कोई महिला है, ठीक है। एक महिला है जो 3 महीने की डिस्टर्ब नींद की समस्या से, 3 महीने से उसे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। नींद से डिस्टर्ब है वो। 34 वर्ष की एक महिला है जो कि 3 महीने की डिस्टर्ब नींद की समस्या है उसे, कि उसे अच्छे से नींद नहीं आ रही है। वह सुबह जल्दी उठती है, नींद में चलती है, ठीक है। उसको सुबह जल्दी उठने की बीमारी है समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब उसे नींद नहीं आती, डिस्टर्ब रहती है, तो सुबह जल्दी उठती है, नींद में चलती है, भूख की कमी उसे महसूस होती है, भूख भी नहीं लगती है, सुस्ती होती है और शरीर के कई भागों में दर्द अर्थात पेन वगैरह रहता है, भावनाओं की कमी भी होती है, ठीक है। इस मामले में सबसे उपयुक्त उपचार क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख लें ऑप्शन देख लें, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। उसे क्या हुआ है आपको बताना है कि एक 34 वर्ष की एक महिला 3 महीने की नींद से डिस्टर्ब है। वह सुबह जल्दी उठती है, नींद में चलती है, भूख की कमी महसूस होती है, उसे सुस्ती और शरीर के कई भागों में उसे दर्द की भावनाओं की कमी भी का एहसास होता है। इस मामले में सबसे उपयुक्त उपचार क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। 34 साल की महिला को 3 महीने से कई समस्याएं हैं।
34 साल की जो महिला है उसको 3 महीने से कई समस्याएं हैं, जैसे कि भूख ना लगना, शरीर के अंगों में दर्द रहना, नींद का भी ना आना, सुबह जल्दी उठ जाना, कमजोरी लगना आदि। इन सभी लक्षणों को ठीक करने के लिए महिला को एंटी डिप्रेसेंट की दवाएं लेनी चाहिए, जिससे उसका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है और सभी फ्रेंड्स पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। A 16-year-old female on IQ testing has a mental age of 9 years. He has IQ टेस्टिंग पर एक 16 साल के बच्चे की मानसिक आयु 9 साल के बच्चे जैसी है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। IQ टेस्टिंग पर एक 16 साल का कोई बच्चा है, लड़का है, उसकी जो मानसिक आयु है वो 9 साल के बच्चे जैसी है। आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका राइट, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, हल्के मानसिक मंदता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब आप एक्सप्लेन देख लें। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को उपबौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को उपबौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये समस्या 18 साल की उम्र से पहले, जो ये समस्या होती है ये 18 साल की उम्र से पहले या फिर 50 से 70 साल के व्यक्ति को हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों में याददाश्त की समस्या होती है, याददाश्त की समस्या होती है इन व्यक्तियों में जिन्हें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को। प्रोफाउंड मेमोरी प्रॉब्लम विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रोफाउंड मेमोरी प्रॉब्लम विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। चेतना हानि के बिना होने वाले गंभीर स्मृति की समस्या को क्या कहा जाता है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें अच्छे से, बताएं क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चेतना हानि के बिना होने वाले गंभीर स्मृति की समस्या को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेसिया, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेसिया, क्षणिक ग्लोबल या भूलने की समस्या। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्षणिक ग्लोबल भूलने की समस्या। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्यों में कुछ समय के लिए होने वाला स्मृति लोप जो कुछ घंटों तक रह सकता है। स्वस्थ मनुष्यों में कुछ समय के लिए होने वाला स्मृति लोप जो कुछ समय या कुछ घंटों तक रह सकता है उसे क्षणिक ग्लोबल एमनीसिया कहा जाता है। इसमें नवीन घटनाओं की याद नहीं रहती है, ठीक है। इसमें जो नई घटनाएं होती हैं उनकी याददाश्त नहीं रहती, उनको याद नहीं कर पाते हैं, यद्यपि दूरवर्ती घटनाओं की याद बनी रहती है उन्हें। यह स्मृति हानि का एक अचानक अस्थायी प्रकरण हो जाता है, या दूरवर्ती घटनाओं की याद बनी रहती है उसे, यद्यपि दूरवर्ती घटनाएं घटित होती हैं उनकी याददाश्त बनी रहती है, बट जो नवीन घटनाएं होती हैं, नई घटनाएं घटित होती हैं उनकी उसे याद नहीं रहती है। और यह स्मृति हानि का एक अचानक स्थायी प्रकरण हो सकता है या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग अप्रोच टू यूज व्हेन द पेशेंट थिंक्स दैट हिज फूड इज पॉइजन्ड। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। जब रोगी सोचता है कि उसको या उसके भोजन में जहर है, पॉइजन है, जब रोगी सोचता है कि उसके भोजन में जहर है तो उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा नर्सिंग दृष्टिकोण क्या है। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग अप्रोच
to use when the patient thinks that his food is poisoned. जब रोगी सोचता है कि उसके भोजन में उसे जहर दिया गया है, तो उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा नर्सिंग दृष्टिकोण क्या होगा? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। फ्रेंड्स, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पहले अच्छे से ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अलाउ द पेशेंट टू कंज्यूम पैक्ड फूड और फूड फ्रॉम अनओपन्ड कंटेनर्स, फ्रूट एंड एग्स। रोगी को पैक किए गए भोजन या बिना खुले हुए कंटेनरों से फलों और अंडों का सेवन करने दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेन कि जब रोगी को लगता है कि उसके भोजन में जहर है, तो सबसे अच्छा दृष्टिकोण है कि मरीज को एक बंद कंटेनर से फलों और अंडों या फिर भोजन के लिए पैक हुए खाद्य सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी हैं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। फिंगर टू फिंगर टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू assess which of the following न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। फिंगर टू फिंगर टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू assess which of the following न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। निम्नलिखित न्यूरोलॉजिकल कार्यों में से किसका मूल्यांकन करने के लिए फिंगर टू फिंगर टेस्ट किया जाता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सेरेब्लम, सेरेबेलम। ऑप्शन ए आपका राइट है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि अनुमस्तिष्क अर्थात सेरेबेलम न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का मूल्यांकन निम्न तरीके से किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ पे आप देख लें कि चलने वाले रोगी का निरीक्षण करें, कंधे में टेस्ट टोन का निरीक्षण करें, कोहनी और कलाई में टेस्ट टोन का निरीक्षण करें, अंगुलियों से अंगुलियों का परीक्षण भी करें, मरीज से आंखें बंद करके खड़े होने को कहकर रोम वर्ग का परीक्षण करें, संतुलन का आकलन करने के लिए एड़ी से पैर की उंगली पर चलें। ठीक है, ये सभी काम करें। क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। When assessing the self-care abilities of a child with an IQ score of 30, what does the nurse accept from the child? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से तभी आंसर दें। मैंने कई बार कहा है, जब तक आप क्वेश्चन आपको समझ में ना आया करें तब तक आप आंसर ना दिया करें। ठीक है, तुक्का लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप तुक्का यहाँ पर लगाएंगे तो आप वो एग्ज़ाम सेंटर में भी तुक्का ही लगाएंगे। ठीक है, इस वजह से जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी करें। ठीक है, बार बार रिवीजन करें। ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने से कोई चीज़ आपको याद नहीं होगी, आप रिवीजन करेंगे तो आपको, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप 2-4 बार जब किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में रिपीट होने लगता है बार बार। ठीक है, मेमोरी में जाकर फीड हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, अगर यही क्वेश्चन सेम आ गए तो वहाँ पे आपको ये लगेगा कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, और इसका ये आंसर होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि आप रिवीजन क्या करें। ठीक है, 30 IQ अर्थात 30 IQ स्कोर वाले बच्चों की आत्म देखभाल क्षमताओं का आकलन करते समय नर्स बच्चों से क्या उम्मीद करती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। जिसकी IQ लेवल जिसका 30 है, ठीक है, IQ स्कोर जो है वो 30 वाले जो बच्चे हैं उनकी आत्म देखभाल क्षमताओं का आकलन करते समय नर्स बच्चों से क्या उम्मीद करती है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देख लें, पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका डी यहाँ पे आपका राइट होगा। फुल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड बट मे बी एबल टू परफॉर्म सिंपल क्लीन स्किल। फुल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड बट मे बी एबल टू परफॉर्म सिंपल क्लीन स्किल्स। पूर्ण पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो तो, ठीक है, पूर्ण पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है लेकिन सरल स्वच्छ कौशल प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि 30 IQ स्कोर वाले बच्चों की आत्म देखभाल क्षमताओं का आकलन करते समय नर्स बच्चे से यह उम्मीद करती है कि उसे पूर्ण पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है लेकिन सरल स्वच्छ कौशल प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और पूछे गए क्वेश्चन है सभी। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। A 78-year-old पेशेंट, एक 78 साल का कोई ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, एक 78 साल का कोई पेशेंट है, ठीक है, डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिमेंशिया इज एडमिटेड टू द साइकियाट्रिक वार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस इज appropriate in order to manage the patient's mood changes। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पहले पढ़ लें इसको तभी आंसर दें। अल्जाइमर मनोभ्रंश से पीड़ित एक 78 वर्षीय रोगी को मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप रोगी के मूड में बदलाव के लिए उपयुक्त है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, समझ लें, तभी आंसर दें कि आज 70-year-old पेशेंट डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिमेंशिया इज एडमिटेड टू द साइकियाट्रिक वार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस इज अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू मैनेज द पेशेंट्स मूड चेंजेज। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। जब तक आप क्वेश्चन को समझ ना लें तब तक आप आंसर ना दिया करें। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझ लें। जिसे प्रॉब्लम्स होती हो इंग्लिश समझने में वो हिंदी से भी समझ सकता है, ठीक है, हिंदी में समझकर आंसर दे सकता है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कीपिंग अ काम इन्वायरमेंट विद अ फिक्स्ड डेली रूटीन। नियत दिनचर्या के साथ शांत वातावरण बनाए रखें। नियत दिनचर्या के साथ शांत वातावरण रखें। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित वृद्ध मरीज को मानसिक वार्ड में भर्ती कराया जाता है एवं मरीज की दिनचर्या में बदलाव करने के लिए उसे शांत और एक निश्चित दिनचर्या के साथ उसके मन को परिवर्तित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें। पढ़ें फ्रेंड, क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से। फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ इज टर्म एज। मिथ्या अटूट विश्वास को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे डेडेस है, यहाँ पे जो आपका विश्वास को यहाँ पे खाली स्थान है, फिर ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ इज टर्म एज। मिथ्या अटूट विश्वास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, डिल्यूजन कहा जाएगा, भ्रांति कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डिल्यूजन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भ्रम को निश्चित गलत मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। भ्रम को निश्चित गलत मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो वास्तविकता के साथ संघर्ष करते हैं, जो कि वास्तविकता के साथ संघर्ष करते हैं। भ्रम से पीड़ित व्यक्ति
ऐसी चीज़ों में अटूट अटूट विश्वास रखते हैं। जो जिन्हें भ्रम होता है, भ्रम से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं, वो ऐसी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, उन्हें अटूट विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, या वो विश्वास रखते हैं जो सच नहीं होता है, जो वाकई में सच नहीं होता है, उन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, या फिर अवास्तविकता पर आधारित है, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उन पर आधारित होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह से अवास्तविक भ्रम संबंधी विकार में ऐसे भ्रम शामिल होते हैं, ठीक है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह से अवास्तविक भ्रम संबंधी विकार में ऐसे भ्रम शामिल होते हैं जो विचित्र नहीं होते हैं। ये वास्तविक जीवन में होने वाली स्थितियों के साथ हो सकते हैं, जैसे कि पीछा किया जा रहा है, ठीक है, जबकि वास्तविक में उसका पीछा नहीं किया जा रहा, बट उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ठीक है, पीछा किया जा रहा है, जहर दिया गया, उसे धोखा दिया गया, साजिश रची गई इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े से फिर आंसर दें। साइटोजेनेटिक टेस्ट आर एडवाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। क्वेश्चन को पढ़ ले, उसके बाद आंसर दें। साइटोजेनेटिक टेस्ट आर एडवाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। निम्नलिखित स्थितियों में से किसके लिए साइटोजेनेटिक निरीक्षणों की सलाह दी जाती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। साइटोजेनेटिक टेस्ट आर एडवाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित स्थितियों में से किसके लिए साइटोजेनेटिक परीक्षणों की सलाह दी जाती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मेंटल रिटार्डेशन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि मानसिक मंदता, ठीक है, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन के लिए साइटोजेनेटिक परीक्षण की सलाह दी जाती है। साइटोजेनेटिक टेस्ट में गुणसूत्रों की संरचनात्मक असामान्यताओं की पहचान की जाती है। साइटोजेनेटिक जो टेस्ट होते हैं, साइटोजेनेटिक टेस्ट में गुणसूत्रों की संरचनात्मक असामान्यताओं की पहचान की जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसे पढ़ें उसके बाद आंसर दें। हिप्नोटिज्म मेथड इज टू। आपको बताना है पद्धति क्या है। हिप्नोटिज्म पद्धति होती है जिसे सम्मोहन कहा जाता है। हिप्नोटिज्म जो पद्धति है इसे क्या कहा जाता है, कौन सी पद्धति होती है, आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। हिप्नोटिज्म पद्धति कौन सी होती है। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। हिप्नोटिज्म। फ्रेंड्स ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, टू कर्ल मेंटल इलनेस। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, टू कर्ल मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है। जो हिप्नोटिज्म पद्धति अपनाई जाती है ये मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। हिप्नोटिज्म पद्धति, ठीक है, जो मेथड होता है ये मानसिक बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, इनको ठीक करने के लिए अपनाई जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं कि हिप्नोटिज्म एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है। हिप्नोटिज्म एक ऐसी पद्धति है या फिर एक ऐसी विधि है, मेथड है, जिसके द्वारा व्यक्ति के सम्मोहित किया जाता है या व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है। यहाँ पे के नहीं है, व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है, ठीक है, व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति के मस्तिष्क को सम्मोहित कर मनचाहा कार्य करवाया जाता है। मतलब इस विधि में जो व्यक्ति के मस्तिष्क को क्या होता है, सम्मोहित कर लिया जाता है, फिर से मनचाहा कार्य करवाया जाता है। इस विधि का उपयोग कर व्यक्ति की मानसिक बीमारी को दूर किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग करके जो व्यक्ति में मानसिक बीमारियां होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस विधि का दुरुपयोग कर गलत कार्य भी कराए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो हिप्नोटिज्म
एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति को सम्मोहित अपनी ओर, मतलब उसके मन को मोहित कर लिया जाता है, ठीक है, सम्मोहित करके उससे कार्य कराया जाता है। जैसे इस विधि में व्यक्ति के मस्तिष्क को सम्मोहित कर मनचाहा कार्य करवाया जाता है, ठीक है, जो आप चाहेंगे वो मतलब काम उनसे करवा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग करके व्यक्ति की मानसिक बीमारी को ठीक किया सकता है, ठीक है, दूर किया सकता है। बट इनसे क्या होता है, दुरुपयोग, गलत कार्य भी इनसे करवाए जा सकते हैं।